Hey everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. And I'm very excited to connect with you through the Knowledge Temple, a dedicated platform to provide a quality education and a mentorship for the student across India. Here you will get the structured learning lectures, live lectures, mock tests, and the performance-based rewards. So let's start with the new chapter of economics, that is microeconomics chapter, consumer equilibrium and demand. तो हमने अपनी क्लास 11th में बहुत सारी बात सुना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में. सो व्हाट इज दिस? व्हाई वी विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड? क्यों ये इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट रोल एंड इतना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं? देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड द डिमांड आर द टू मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना. अगर किसी चीज की डिमांड है तो कितनी डिमांड है, कैसी डिमांड है ना, ये सब चीजें वेरी करती हैं. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है वो सिचुएशन जहां एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है और अपना बजट बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करता है. दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट. आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. तो यहाँ आज आपका एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है. थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी और मैं आपके इसके बेसिक्स के बारे में भी मैं बात करूंगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिमांड से, क्योंकि जहां डिमांड होगी वहीं कंज्यूमर होगा और वहीं सारे सिनेरियोज हमारे एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड की. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड व्हाट इट इज एंड व्हाई इट स्लोप्स डाउन एंड देयर की आइडियाज. तो एज वी नो, हम जब मार्केट में होते हैं तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, है ना. उन डिफरेंट सिनेरियोज के बीच में एक डिमांड होती है जो बहुत ही मैटर करती है. डिमांड का मतलब है किसी कॉमोडिटी की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंगली और मतलब उसको खरीद सके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज डिमांड. सिर्फ जरूरत डिमांड नहीं होती, रिमेंबर दैट. उसके लिए परचेजिंग पावर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी टू पे, और विलिंगनेस टू बाय, दोनों होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे मर्सिडीज कार चाहिए बट पैसा ही नहीं है, ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज डिजायर, राइट. तो अच्छा, इसमें क्या है कि भाई इसकी जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है. देखो, डिमांड कर्व का शेप है ना, वो जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग पे होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है. रीजन क्या है? रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे. इसको मैं आपको थोड़ा सा इसके रीजन एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि डिमांड होती क्या है. देखो, पहला इसमें कई वेरियस फैक्टर्स देखे जाते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सारी चीजें देखी जाती हैं. तो अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि भाई इसका हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप ही क्यों होता है, देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी. दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप जो हमारा लॉ भी बोलता है. दूसरी बात, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी वैलिड है जब बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट हो, जैसे कि इनकम, टेस्ट, फैशन एंड आपके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं. तीसरी बात, दे आर नॉट यूनिवर्सल. एक्सेप्शंस होते हैं इसके, ठीक है, जैसे कि ग्रिफिन गुड्स हैं, आपके प्रेस्टीज गुड्स हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज दे आर रेयर और नॉट एवरीवन विल बी बाय एट दैट टाइम, है ना. हर कोई तो लग्जूरियस आइटम खरीद नहीं रहा है. दूसरी बात, जो डिमांड है इज नॉट इक्वल टू डिजायर, क्योंकि डिजायर तो बदलते रहते हैं. तो डिमांड के लिए एबिलिटी प्लस विलिंगनेस दोनों जरूरी है. तो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंग टू पे. और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है क्योंकि लोग हमेशा सस्ता होने पर ज्यादा खरीदते हैं. दिस इज इकोनॉमी. ओके. आइए इसको थोड़ा और समझते हैं. देखिए, so there is a movement versus shift movement along the demand curve. Shift of the demand curve, rightward shift and the leftward shift. So look at the graph. ग्राफ आपको क्या बता रहा है? देखो, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं. मान के चलिए जब वो कह रहे हैं कि मूवमेंट है, देखो मूवमेंट तब होती है जब सिर्फ प्राइसेस चेंज होते हैं और बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूं मैं. मान लो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अच्छा, लुक एट दिस ग्राफ. यहाँ पे क्या है? चेंज इन प्राइस कॉज अ चेंज इन क्वांटिटी. प्राइस बदला था तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो गया.
चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर कॉजेज अ चेंज इन डिमांड। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो नॉन प्राइस फैक्टर था वो जब चेंज हुआ तो आपकी चेंज इन डिमांड भी हो गई। तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे भी मूवमेंट है, यहाँ क्या है आपकी डिमांड कर्व बढ़ गई है। दूसरी बात, अब मूवमेंट क्यों हो रही है, देखो जब प्राइस गिरता है ना तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड कर्व के सेम लाइन पर नीचे नीचे की तरफ होती है मूवमेंट, ठीक है, जिसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड में, मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट, जिसे हम इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। सेम देखो, सेम डिमांड कर्व के ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आइसक्रीम का प्राइस 50 से 30 हो गया तो डिमांड क्या हो गई, 2 से 4 यूनिट हो गई। दैट इज मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इसका क्या मतलब है, देखो शिफ्ट तब होता है जब प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज होता है, जैसे कि इनकम है, टेस्ट है, पॉपुलेशन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बात, पूरे डिमांड कर्व ही, पूरा जो डिमांड कर्व है वो ही राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मैं राइट वर्ड शिफ्ट की बात करूं तो इंक्रीज इन डिमांड, मतलब हर प्राइस पर डिमांड ज्यादा हो गई। रीजन क्या है, इनकम बढ़ गई, सब्सटीट्यूट्स के प्राइस बढ़ गए और प्रेफरेंसेस इंक्रीज हो गए, है ना। वहीं अगर मैं लेफ्ट वर्ड की तरफ जाऊं, मतलब कि डिमांड घट गई है। सिंपल सी बात है, मतलब हर प्राइस पर डिमांड कम हो रही है। रीजन क्या है, मे भी हो सकता है कि भाई इनकम कम हो गई हो, सब्सटीट्यूट्स जो है वो सस्ते हो गए हो और प्रेफरेंस कम हुई हो। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो कंज्यूमर की इनकम डबल हो गई, अब वो क्या करेगा, सेम प्राइस पर ज्यादा आइसक्रीम खरीद लेगा। दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। वहीं अगर हेल्थ कंसर्न की वजह से लोग आइसक्रीम कम खाने लग गए, सेम प्राइस पर डिमांड गिर गई, दैट इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट। सो दिस इज द मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो मतलब मूवमेंट इज इक्वल टू प्राइस चेंज ओनली, शिफ्ट इज इक्वल टू अदर फैक्टर्स चेंज। आई होप यू गेट द पॉइंट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट एंड द शिफ्ट ऑफ डिमांड। कब आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा, ठीक है। आइए इसको आगे समझते हैं। देखो, so the next topic is determinants of demand, that is shifters, Griffin goods, Veblen goods and much more. देखो, हो सकता है कि भाई जो डिमांड के फैक्टर्स हैं वो बहुत सारी चीजों की वजह से चेंज हो। मैं ये नहीं कहती कि भाई हमेशा मनी प्रॉब्लम है या पैसे कम है पैसे ज्यादा, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। देखो, डिमांड कर्व शिफ्ट तब होती है जब प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। इन्हीं को कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इनकम की जो जो कंज्यूमर की इनकम है वो डिपेंड करती है एक तो नॉर्मल गुड्स पे और दूसरा इंफीरियर गुड्स पे, जो मैंने लिखा है, लुक एट दिस, इनकम गुड्स एंड द इंफीरियर गुड्स, राइट। अब ये इनकम गुड्स और इंफीरियर गुड्स के ऊपर अगर इतनी चीजें डिपेंड करती हैं तो सिंपल सी बात है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, राइट वर्ड शिफ्ट में जाएगा। अगर इंफीरियर गुड्स है, इनकम बढ़ेगी और डिमांड घटेगी, दैट इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, है ना। दूसरी बात, अगर मैं प्राइस रिलेटेड गुड के बारे में बात करूं, दैट इज सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, सब्सटीट्यूट क्या है मेरा, टी का कॉफी। तो अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कॉफी की डिमांड मतलब अगर मतलब टी के प्राइस बढ़ गए हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ सकती है ना। दूसरी बात, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करूं, कार एंड पेट्रोल, तो अगर कार के दाम बढ़ेंगे और पेट्रोल के दाम, मतलब कार का जो प्राइस है वो बढ़ गया और पेट्रोल का जो डिमांड थी वो घट गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि बिना गाड़ी के तो भाई कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो इसी तरीके से ये होते हैं प्राइस रिलेटेड गुड्स। अब तीसरी बात है आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो, ट्रेंड या हैबिट आपकी हमेशा चेंज होती है और जब ये चेंज होती है इसे हम कहते हैं डिमांड शिफ्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ट्रेंड से हमने कोला की डिमांड को घटा दिया और जूस की डिमांड को बढ़ा दिया, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तीसरी बात आती है आपकी पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन, मतलब कि पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, है ना। दूसरी बात, अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, गैजेट्स फैशन आइटम्स की डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरी बात, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर लगता है प्राइस और बढ़ेगा, अभी डिमांड ज्यादा हो जाती है ना। अभी लगता है ना कि भाई अभी बढ़ सकता है प्राइस इसका, तो अभी क्या होगा, डिमांड और ज्यादा हो जाएगी। अगर लगता है कि प्राइस गिरेगा तो अभी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या है,
इसमें वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है कभी कभी, मतलब कि इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ओवरऑल डिमांड ही बहुत ज्यादा है। ठीक है। फिर अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा है, बेसिक गुड्स की डिमांड कम है। तो मैं बात कर रही हूँ कि वेल्थ के अकॉर्डिंग, कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उस हिसाब से खरीदेगा। फिर वहीं अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो सब्सिडी ज्यादा है और हाई टैक्स आपका कम है। तो इट विल डिपेंड ऑन द सिनेरियो व्हाट वी आर फिट इन दैट पोजीशन। ठीक है। अब इसमें दो तरीके के गुड्स हैं आपको मेंशन किए गए हैं। पहला है ग्रिफिन गुड्स, जो बहुत ही रेयर है। ठीक है। मतलब कि इंफीरियर गुड्स जहां इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे पुअर हाउस होल्ड के स्टेपल गुड्स जैसे कि बाजरा, कोरस ग्रेन्स, दीज आर द ग्रिफिन गुड्स। ठीक है। जहां इनकम इफेक्ट क्या है आपका, नेगेटिव है, मतलब कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। वहीं अगर ना वेबलिन गुड्स की बात करें, मतलब कि कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन गुड्स की, मतलब कि हाई प्रेस्टीज गुड्स, जहां डिमांड प्राइस बढ़ने पर भी, मतलब देखो जहां पे अगर मान लो डिमांड बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है उनको, तो वो तो खरीदेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका डायमंड है, लग्जरी कार्स है, आपका ब्रांडेड हैंड बैग्स है, तो इट विल नॉट इफेक्ट द डिमांड एंड द प्राइस। इफ द प्राइस इंक्रीजेस इट विल बी नॉट अ कॉल ऑफ द पीपल, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, वी विल बाय दैट, है ना। तो सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, डिमांड को शिफ्ट करने वाला फैक्टर क्या है, इनकम, नंबर, बायर एंड प्राइस रिलेटेड गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हमेशा याद रखिएगा, मूवमेंट क्या होगी, सिर्फ प्राइस चेंज के हिसाब से, शिफ्ट होगा डिटर्मिनेंट के हिसाब से। ग्रिफिन गुड्स क्या होंगे, पुअर मैन नेसेसिटी, मतलब गरीब आदमी की जो जरूरत है। और वेबलिन कौन से होंगे, जो रिच मैन की लग्जरी वो आइटम्स होंगी, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। सी, लुक एट द दीज टू सिनेरियोज। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड मेजर, मतलब कि कितना सेंसिटिव है, मतलब कि कितना रिस्पॉन्सिव है जब डिमांड का प्राइस चेंज होता है। ठीक है। मतलब कि क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी प्राइस। ठीक है। तो क्यूडी क्या है आपका, क्वांटिटी डिमांड, एंड पी इज इक्वल टू योर प्राइस। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसे हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है। इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक, ये सब देखेंगे अभी। दूसरा आपका होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। देखो, मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब कि ये तो सब्सटीट्यूट होगा या तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स या ए या वाई, वट एवर इट इज, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाई। तो क्वांटिटी एक्स क्या है आपका, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, एंड पी वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड वाई। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यू गेट द पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आता है इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मिसेस शर्मा हैज अ इनकम ऑफ रुपीज 100, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज रुपीज 10 यूनिट, एंड गुड 5 यूनिट इज एंड गुड 5 is 5 यूनिट। ओके, सो एम यू वाई इज इक्वल टू 30 - 2x y, कॉमा 10 - 3p, फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। ऑल वी नो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, एम यू एक्स अपॉन में पी वाई, है ना। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, दो इक्वेशन को साथ में जोड़ के। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। इनकम ऑफ मिसेस शर्मा इज इक्वल टू 100 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू रुपीज 10 पर यूनिट, है ना। फिर वहीं अगर प्राइस ऑफ गुड पी वाई के बारे में बात की जाए तो कितना है आपका 5 रुपीज। ठीक है। वहीं अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की बात की जाए, जो क्या है आपका एम यू एक्स, है ना, आपका क्या है वो एम यू एक्स। तो एम यू एक्स क्या है आपका 30 - 2x, और वहीं आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 30 - 3y या 3p। ओके। तो इसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब पी स्मॉल एक्स। ओके, let me share the screen first. I will show you. Wait.
सी, लुक एट दिस, आई विल राइट इट देयर। सी, देखो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ओके, देन द फॉर्मूला इज एम इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई वाई। ओके, सो इन दिस प्रोसेस यू विल लुक एट दिस, ये है आपका फॉर्मूला, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम? 30 - 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 - 3y अपॉन में 5। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 30 - 2x इज इक्वल टू 10 10 - 3y। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पार्ट? तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 150 माइनस 10x इक्वल टू 100 माइनस 30y। सो 150 आपका क्या हो जाएगा? ये 150 - 100 इक्वल्स टू -30y प्लस 10y। सो ये कितना हो गया आपका? 150 माइनस दैट इज 50 इज इक्वल टू -30 प्लस 10 कितना हो गया? 20y, राइट? तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, देन y इक्वल टू 20 अपॉन में 50। ओके, मतलब दैट इज 2/5। तो इसका एक लमसम आ जाएगा, राइट? तो दिस इज होल द सिनेरियो व्हेन वी टॉक अबाउट। ठीक है, तो इसको हम बजट कंस्ट्रेंट के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ हाउ वी विल इंक्लूड दीज पार्ट्स ऑफ द सिनेरियो कि भाई ये कैसे शो होगा। ठीक है, तो ये है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर और सिनेरियो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वो आप करेंगे सो दैट कि आपको पता रहे कि क्वेश्चन नंबर 2 करना कैसे है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स सो दैट वी विल कनेक्ट विद यू टू सॉल्व दीज क्वेरीज विद यू। ओके, नेक्स्ट इज, okay, so what is consumer equilibrium and how a consumer choose the best affordable uh, bundle, right? देखो, अब गोल क्या है कंज्यूमर का? कि भाई अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करना है ना। दूसरी बात, ये कैसे हो सकता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, है ना, फ्रॉम द लिमिटेड इनकम। भाई देखो, उसके पास इनकम तो कम ही है, बट वो क्या चाहता है कि भाई मैं अच्छे से कम, मैं अच्छा खासा खाऊं, मैं अच्छा खासा कमाऊं। तो उस चीज को, सबको सिनेरियो को देखते हुए हमें इस चीज को अच्छे से नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम के साथ अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम और गुड्स की प्राइसेस को देखते हुए ऐसा बंडल चूज करता है जिसमें उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले, मतलब कि संतुष्टि मिले। ठीक है, तो इसी में एक आपका आता है कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा, आपने सबने देखा होगा कार्डिनल के बारे में। सो व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच? देखो, ये तो समझ में आ गया कि भाई उसको मैक्सिमम यूटिलिटी करनी है, मतलब सेटिस्फाई करना है अपने आप को, है ना। तो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। मतलब अगर एक कप चाय पीने से तुम्हें 20 यूनिट की यूटिलिटी मिलती है और एक बर्गर से 40 की, तो तुम कह सकते हो कि भाई बर्गर चाय से डबल, मुझे बर्गर से ज्यादा मुझे, या तो मतलब सॉरी, चाय से ज्यादा मुझे बर्गर खा के सेटिस्फेक्शन हुई है। तो ये अप्रोच हम मानते हैं कि ये यूटिलिटी मेजरेबल है, जिससे हम अपने टेम्परेचर या वेट मेजर करते हैं। ठीक है, वही अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, इस अप्रोच को हम एल्फर्ड मार्शल ने दिया था। ठीक है, ये यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर करके कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या है आपका? जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को एक गुड कंज्यूम मतलब गुड कंज्यूम करने से मिलती है। एग्जाम्पल, एक चॉकलेट खाई तो 10 यूटिलिटी, मतलब यूटिल्स मिला, मतलब मैं 10 बार संतुष्ट हुई। दो चॉकलेट खाई तो 18 बार, तीन खाई तो 24 बार। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है इसमें? एक और यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, फर्स्ट चॉकलेट के टाइम पे मेरे को 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन हुआ, सेकंड के टाइम पे मेरे को 8 का, मतलब 10 माइनस सॉरी, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड चॉकलेट खाई जब मैंने तो 6 यूटिल्स का हुआ। तो अब क्या हुआ? 10 + 8 कितना हुआ? 18। 18 - 10 इज 8। अब जब तीसरी चॉकलेट खाई तो कितना हुआ? 10 + 8 + 6 कितना हुआ? 24 - 18 दैट इज 6।
तो ये शो करता है कि ज्यादा कंज्यूम करने पर यूटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन किया है। द फॉर्मूला इज मार्जिनल यूटिलिटीज एम यू एक्स अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। ठीक है, तो एम यू इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वेयर पी इज इक्वल टू प्राइस। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ दिस। आइए इसको नेक्स्ट को करते हैं। अच्छा, very very important topic as the exam point of view, ordinal utility and indifference curve approach in the modern and more real world। देखो, हम सबको पता है कि भाई आज की डेट में कितनी सारी चीजें मैटर करती हैं, है ना। देखो, अब अगर मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करूं, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन को एग्जैक्ट नंबर में मेजर करना जरूरी नहीं होता, बस रैंकिंग करना इनफ है। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर तुम्हें पिज्जा कॉफी से ज्यादा पसंद है और कॉफी बर्गर से ज्यादा पसंद है, तो रैंकिंग कैसे होगी? अच्छा ये को बताओ, अब रैंकिंग कैसे करोगे आप रैंकिंग तो ऐसे करोगे ना भाई, पहले नंबर पे मतलब पहले मुझे पिज्जा पसंद है, फिर मुझे कॉफी पसंद है, फिर मुझे बर्गर पसंद है ना। तो मतलब कंज्यूमर अपने चॉइसेस को ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करता है। ये अप्रोच मानती है कि यूटिलिटी को नंबर से मेजर करना अनरियलिस्टिक है, बट रैंक करना पॉसिबल है। ठीक है, वही एक पॉइंट आता है आपका इंडिफरेंस कर्व का। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व? ये मॉडर्न अप्रोच हिक्स एंड एलन ने दी थी। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आईसी इज इंडिफरेंस कर्व, एक कर्व जो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करती है, जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है। एग्जाम्पल के तौर पे बंडल ए कहता है कि भाई 2 चाय प्लस 1 समोसा, है ना। बंडल बी बोलता है 1 चाय प्लस 2 समोसा। अब दोनों बंडल से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिले तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों एक ही आईसी कर्व पर आएंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैंने मेंशन किया है। देखो, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इससे पहले इसको थोड़ी सी इसकी 2-3 चीजें समझ लेते हैं। देखो, ग्राफ को लुक एट दिस ग्राफ। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, क्योंकि अगर एक गुड कम होता है तो दूसरा बढ़ना चाहिए ताकि सेटिस्फेक्शन तो सेम रहे ना। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, मतलब कि एमआरएस है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। तीसरी बात है हाइयर एसी एंड हाइयर सेटिस्फेक्शन। ऊपर वाले कर्व ज्यादा यूटिलिटी दिखाते हैं एज कंपेयर टू नीचे वाले। आईसी नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता, यू कैन सी दैट। ठीक है, एक कंज्यूमर एक ही टाइम पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेटिस्फेक्शन लेवल्स नहीं ले सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एमआरएस इज एट विच द कंज्यूमर को एक गुड को सेक्रीफाइस करना है ताकि दूसरे गुड को वो ले सके वाइल कीपिंग द सेटिस्फेक्शन सेम। दूसरी बात, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मतलब कंज्यूमर के इनडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल हो जाता है बजट लाइन के स्लोप से। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वाई ऑर्डिनल यूटिलिटी इज बेटर, तो रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना इम्पॉसिबल है, पर रैंकिंग करना पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ज्यादा रियलिस्टिक है। मॉडर्न इकोनॉमीज, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसी अप्रोच को अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो यू कैन नोट दैट कार्डिनल इज इक्वल टू नंबर्स, अनरियलिस्टिक एंड मार्शल। ऑर्डिनल इज रैंकिंग, रियलिस्टिक एंड हिक्स एलन। ओके, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईसी कर्व। तो आई ऑलरेडी मेंशन दीज पॉइंट्स। तो टेंजेंसी पॉइंट क्या है? जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बजट लाइन स्लोप। एंड आपका कॉर्नर सॉल्यूशन क्या है? अगर जहां पे आपकी जो सेट है वो फीजेबल है। ठीक है, तो कंज्यूमर कोई भी कॉर्नर सॉल्यूशन पकड़ सकता है, कि मतलब एलोकेटिंग ऑल इनकम टू वन गुड, उसमें सारी इनकम उठा के एक ही गुड के ऊपर लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज okay, so this is very interesting. Okay, so price changes is equal to substitution effect and the income effect, as we know कि हर चीज सब्सटीट्यूशन और इनकम पे डिपेंड करती है, राइट। देखो, सिंपल सी बात बताती हूँ मैं। मान के चलिए कि प्राइस इफेक्ट क्या है? जब किसी कोमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। ये टोटल चेंज को हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो वहीं अगर मैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करूं, जब प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर रिलेटिवली चीपर गुड्स की तरफ ज्यादा जाता है ना। मतलब एक गुड को सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करता है ताकि चीपर गुड्स के साथ उसका थोड़ा सा बैलेंस बन सके। इसीलिए जो आपका सब्सटीट्यूशन गुड है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा फॉर प्राइस इंक्रीज, एंड पॉजिटिव रहेगा डिमांड इंक्रीज। ठीक है,
तो कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी कॉस्टली है, कंज्यूमर ज्यादा चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, मैंने आपको जो पीछे बताया। वहीं अगर मैं इनकम इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो प्राइस चेंज होने से रियल परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है। अगर प्राइस गिरता है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस बढ़ता है रियल इनकम कम होती है और डिमांड डिक्रीज होती है। तो अगर कॉफी का प्राइस गिर गया, अब कंज्यूमर अपनी सेम इनकम में और गुड्स खरीद सकता है, डिमांड इंक्रीज। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इफेक्ट। और आपको इसमें याद रखना है, अगर प्राइस इफेक्ट है तो टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ड्यू टू रिलेटिव प्राइस चेंज, और अगर इनकम इफेक्ट है ड्यू टू रियल इनकम चेंज। ठीक है, सो आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स का मतलब क्या है? जहां पे आपका एक इनकम इफेक्ट ज्यादा है और आपका एस ई कम है, मतलब कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ग्रिफिन गुड्स को इंफीरियर गुड्स, मतलब देखो ग्रिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स हैं जिनकी डिमांड प्राइस बढ़ने पर भी, मतलब प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस गिरने पर डिमांड घट भी जाती है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है ये। ठीक है, सो या दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। I hope you enjoyed the class. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. Okay, so thank you for watching this lecture. If you really liked it, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learning, live lessons, live classes, and the mentorship. So together, let's make learning engaging and rewarding. So thank you so much. Bye, everyone.